हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई नो आपकी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि आपको कितना हेल्प कर सकूं। फ़िलहाल मैंने रेशो एनालिसिस पे वीडियो लेक्चर्स बनाने स्टार्ट किए हैं आपके लिए। कंसेप्ट लेक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट रखता हूँ, जो क्वेश्चन लेक्चर होते हैं उन्हें डिफरेंट रखता हूँ। अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है उसमें एक एग्जाम्पल होता है, कंसेप्ट समझाने के बाद वो एग्जाम्पल पे हम लगा के देखते हैं कंसेप्ट्स को। क्वेश्चन वीडियोस बिल्कुल अलग हैं, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थोड़े से क्रिटिकल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, या ऐसा क्वेश्चन जिससे कई सारे क्वेश्चन हिट हो जाएंगे, उनको मैं लेने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पैरेलली उस टॉपिक को भी आपके लिए लेके आऊँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और प्लेलिस्ट वाइज जाना जब भी आपको इस चैनल पे आपको काम करना है, क्योंकि इस चैनल पे और भी क्लासेस के लिए मैं सपोर्ट देता हूँ। ओके, लास्ट लेक्चर हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो ये था कि अगर कोई गिवन करंट रेशो है या क्विक रेशो है, मीन्स हमें कोई रेशो गिवन है और अगर उसके बाद कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट जाएगा उस रेशो पे। इस पे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज हम उसका एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली क्वेश्चन के लिए है, राइट। अगर किसी को इसका कंसेप्ट देखना है तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। बाकी मैं जितना होता है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिखता हूँ और उसकी हेडिंग ही इतनी क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ कि आप आसानी से अपने काम की चीज़ ढूंढ सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करंट रेशो गिवन है 2:1 और हमसे इम्पैक्ट पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है आप पहले एग्जांपल पे ही समझ जाएंगे। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, मेरे जो सॉल्व करने का तरीका है, अगर आप पिछला वीडियो रेफर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि हमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते से हमें कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, सबसे पहले इसके अंदर आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से आइटम्स है जो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। तो एक तो कैश पेड देखते से मुझे पता चल गया कि कैश की बात हो रही है और क्योंकि वो पेड है इसलिए वो डिक्रीज हुआ है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात हो रही है ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है, या बिल पेबल हो सकते हैं। दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल्स वो हमने पे कर दिए तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी कम हो गई, एसेट कम हो गई, ठीक है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है और मुझे जरूरत भी नहीं है अमाउंट की, क्वेश्चन में नहीं है अमाउंट। अमाउंट नहीं लिखा है और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है अमाउंट की, बिना अमाउंट के ये क्वेश्चन है। ये इसकी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, एक तो अमाउंट नहीं दिया, यहाँ पे 5,000 लिख देते या वॉट एवर। दूसरा, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था मेरा उसके अंदर ऐसा हुआ था कि डिनोमिनेटर जो था वो कांस्टेंट रह गया था, जो भी चेंज था वो न्यूमरेटर में आ रहा था। तो न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाता था तो हम कहते हैं रेशियो डिक्रीज हो गया, न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाता था तो हम कहते थे रेशियो इंक्रीज हो गया। इतने सिंप्लिसिटी से वो क्वेश्चन हो गए थे। हालांकि मैंने उसके अंदर एक लूज टूल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया है, सो प्लीज उस टॉपिक को देख लेना कि लूज टूल्स परचेज होते हैं तो क्या होता है, करंट एसेट पे क्या होता है, क्विक एसेट पे। एक ही एग्जाम्पल से दोनों को हैंडल कर दिया है। ओके, पर आज हम एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी को देखना चाहते हैं इसमें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अमाउंट नहीं है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इसके लिए पहले एक मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये 200 और 100 होता करंट रेशो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और मैं तुमसे कहता कि आपने 50 रुपए की लाइबिलिटी पे कर दी है, तो इसमें से जितना कैश पे किया है उतना ही तो ट्रेड पेबल कम हुआ होगा, एक कांस्टेंट ही तो होगा। तो मैंने ये रेशो 2:1 को मैंने सिंपल, ये जस्ट एग्जांपल है, 2:1 मेंटेन किया, 200 और 100 करंट रेशो को, और उसमें से एक कांस्टेंट माइनस कर दिया, कैश भी और ट्रेड पेबल भी। समझ रहे हो ना, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में से माइनस हो गए।
तो मेरे रेशो का क्या हुआ। ये मत सोचना कि कांस्टेंट माइनस करने के बाद ये 2:1 ही बचेगा। बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं और इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि यहां पे वो ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा सर न्यूमरेटर भी डिक्रीज, ट्रेड पेबल भी डिक्रीज, और वो ये भी समझ जाते हैं कि सर वट एवर लाइबिलिटी आप कहो, आपने 10,000 का कैश पे किया है तो ये भी 10,000 से कम होगा, ये भी 10,000 से कम होगा, 1,00,000 से पे किया है 1,00,000 से कम होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो कहते हैं रेशो अनचेंज्ड। नहीं भाई, नहीं होता। ये देखो मैथ्स नीचे लिखा है मैंने, क्यों नहीं होता। 2:1 रेशो मेंटेन, कांस्टेंट कांस्टेंट माइनस, ये हो गया 150/50 और तुम देखो रेशो हो गया इंक्रीज। कांस्टेंट माइनस किया है आपने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से एक ही अमाउंट, और मैंने कहा था पहला एग्जांपल ही बहुत शानदार है, और ये आपके दिमाग में जो भी कुछ कंफ्यूजन है उसको दूर कर देगा। सो इवन दो कांस्टेंट अमाउंट माइनस हुआ है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, सो डोंट गेट कंफ्यूज। इस पे कंफ्यूज मत होना कि सेम सेम है तो सेम सेम माइनस हुआ है तो रेशो भी सेम रहेगा। रेशो सेम नहीं रहेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सेम अमाउंट माइनस होने से रेशो सेम नहीं रहता, इस बात को लिख के रख लो। सेम सेम अमाउंट इंक्रीज होने से भी रेशो सेम नहीं रहेगा, इस बात को भी लिख के रख लो। पर हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो सेम सेम फिर रेशो सेम रहता है, और इसको तो हम यूज करते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर रेशो 2:1 है तो मैंने इस 2:1 में क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, अभी भी रेशो सेम है देखो। ठीक है, मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैथ्स का मैटर हो जाएगा, y = mx + c, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का झंझट हो जाएगा, डोंट गो देयर। इतनी बात समझ लोगे ना, याद रह जाएगी ना, तो गलती नहीं करके आओगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले लेना जैसे मैंने लिया अपने आप को समझाने के लिए, रटने की भी जरूरत नहीं है कि इसको रट लो सर, अच्छा माइनस माइनस हो रहा है तो डिक्रीज। अभी प्लस प्लस का हैंडल कर लेते हैं। चलो सपोज ये अभी मैं कहता, एक एग्जांपल होगा प्लस का, आएगा वो बाद में आएगा, मैं कहता कि यही 2:1 रेशो है और मैं इसमें 50-50 ऐड करके देखता हूं। 2:1 तो नहीं रहने वाला, ये तो अभी मैंने बता दिया। देखिए रेशो पे क्या इंपैक्ट आता है, ऊपर हो गया 250, नीचे हो गया 150, और ये कैंसिल करोगे 5:3। तुम्हें अगर रेशो कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है तो मेरा तरीका अपना सकते हो। ये देखो मैंने क्या किया, 5 को ब्रेक कर दिया 3/3, तो ताकि वो 1 हो जाए, और 2/3 आपको पता होना चाहिए वैसे तो 0.6667 होता है, यू कैन से 1.67:1। मतलब जो चीज पहले 2:1 थी वो कहां पहुंच गई 1.6:1, मतलब रेशो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड हो जाए अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो रेशो डिक्रीज हो जाता है, ये रहा एग्जांपल। और माइनस हो जाए तो रेशो इंक्रीज हो जाता है, मतलब माइनस हो रहा है और रेशो इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, फिर वो एग्जाम वाले दिन कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं। वैसे ये बता दो अपोजिट रिलेशन चल रहा है, इतना सोच ले तो ठीक है ना, सोच पाते हो, याद रख पाते हो। अदरवाइज ये रहा एग्जांपल, जब चाहो तब बना लो, क्या है उसमें। 2:1 का रेशो है, 200 100 लिखो, 50-50 माइनस करके देख लो, अभी पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जैसा सूट करे वैसा कर लेना, बस क्या मत करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई कांस्टेंट ऐड या लेस होता है, तो ऐड होना लेस होना बस साइड का अंतर है, फंक्शन सेम है। चेंज ऑफ ओरिजिन में पढ़ा होगा किसी ने 9th में, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ऐड और लेस एक ही बात है, तो कांस्टेंट ऐड हो लेस हो न्यूमरेटर में, या कांस्टेंट ऐड हो लेस हो डिनोमिनेटर में, रेशो बदलेगा, रेशो सेम नहीं रहेगा। इट्स नॉट लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा होता है कि आप सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर को, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर को, तो रेशो सेम ही रहता है, और इसको हम यूज भी करते हैं अपने ट्रिक्स के लिए। ओके, तो ये आंसर तो हम दे देंगे। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा रहने देता हूं, इसको नोट कर लेना। इसका आंसर है रेशो विल
दोनों माइनस हो रहे हैं ना, तो जो याद रखते हैं अपोजिट इंक्रीज, माइनस माइनस हो रहे थे दोनों, रिड्यूस हो रहे थे दोनों, तो रेशो इंक्रीज हो गया, 2:1 से कहां पहुंच गया, 3:1। ओके, आई होप मजा आया होगा, और आप लिख भी सकते हो कमेंट में मजा आया, मुझे पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, राइट। अगली बात, बिल पेबल डिस्चार्ज्ड, बिल पेबल डिस्चार्ज्ड, अब इसका क्या मतलब है, बिल पेबल डिस्चार्ज, ऊपर था कैश पेड टू ट्रेड पेबल, मैंने कहा ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है, क्रेडिटर और बिल पेबल, इस बार उसने बिल पेबल का ही दे दिया, और बोल रहा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब और कुछ नहीं होता, पेड होता है, और पेड तो कैश में ही होता है। देखो, डिस्चार्ज थोड़ा सा बड़ा दायरा है पेड से, डिस्चार्ज कई बार कैश से भी होता है और असेट से भी होता है, मतलब आपने लाइबिलिटी खत्म कर दी, असेट खत्म कर दी, मतलब ऐसा होता है ना, एक बीआर था आपके पास, बिल रिसीवेबल, वो दे दिया उसको, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस इतनी सी बात समझो कि वो आप पेड मान सकते हो कि आपने कैश पे किया है, आप ये भी सोच सकते हो कि आपने कोई करंट असेट दे दिए करंट लाइबिलिटी के बदले, वो भी डिस्चार्ज ही कहलाता है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए समझा दिया कि डिस्चार्ज वर्ड का दायरा थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर पेड भी आता है, और पेड के अलावा अगर आपने कोई करंट असेट से उसको सेटल डाउन कर दिया है, तो डिस्चार्ज और सेटल्ड ये एक जैसे हैं, ये सिनोनिम है। पेड मतलब स्पेसिफिक हो जाता है आपने कैश दिया है। ओके, तो बिल पेबल डिस्चार्ज मैं कह रहा हूं सेम है, सेम, कोई अंतर नहीं, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, लैंग्वेज का अंतर है बस। वहां पे भी बात लाइबिलिटी की चल रही थी, कौन सी, करंट लाइबिलिटी की, और करंट लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया मतलब आपने करंट असेट रिड्यूस की है, जितनी करंट लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई होगी उतनी ही करंट असेट रिड्यूस हुई होगी, तो जितनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई उतनी ही करंट असेट रिड्यूस हुई है, सेम सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिक्रीज, तो रेशियो विल इंप्रूव, है ना। इसको लिखते कैसे, सिंस ड्यू टू पेमेंट of current liability same amount of current asset will be reduced, और मतलब आपका CA और CL में से सेम अमाउंट माइनस हुआ है, आप उसे 1000 मानो या 1 लाख मानो, फर्क नहीं पड़ता, ये कंफर्म है कि रेशियो विल इंप्रूव। एग्जाम में बस उनको इतना चाहिए, आप वर्किंग नोट में खुद के लिए ये करके देखना चाहते हो तो करके देख लो, पुराना रेशियो 2:1 सपोज करो, और एक कांस्टेंट माइनस करके उसका रेशियो निकाल लो, और जितनी समझदारी रखोगे उतना फायदे में रहोगे, जैसे मैंने किया 50-50 किया ताकि वो आसानी से हैंडल हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मार्टनेस जरूरी है। एक और एग्जांपल है, बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, वेरी नाइस, BR, ये देखो वो वाली बात आ गई जो मैं समझा रहा था, एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, और मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि मैं आपको आंसर बता रहा हूं, नो, आंसर तो बुक में भी लिखा है, बात यह है कि एग्जाम में आ गया तो इसे हैंडल कैसे करोगे, एक तो ये समझ लो, और दूसरा कई बार वो क्वेश्चन ही प्रॉब्लम होता है कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि बात क्या लिखी है, चलो मैं इसे इंप्रूव भी लिखाऊंगा, बट लिखूंगा कैसे और क्यों, क्वेश्चन का आंसर पता है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर एग्जाम में आ गया तो मैं इसे हैंडल कैसे करूंगा। जैसे BR एंडोर्स टू अ क्रेडिटर,
मेरी बात ध्यान समझना, एंडोर्समेंट, लास्ट ईयर बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर पढ़ा था। एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर, किसी के नाम कर देना। बीआर क्या होता है? किसी डेटर पे हमें भरोसा नहीं, उससे हमने राइटिंग में लिखवा लिया और डेटर का नाम हटा के हमारी बुक से हम फिर लिखना शुरू कर देते हैं बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। बिल मतलब वो डॉक्यूमेंट जो लिखा पढ़ी की, तो वो जो पेपर है उसको बोलते हैं बिल। बिल रिसीवेबल मतलब इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए बन गई असेट। कौन सी असेट? करेंट असेट। और क्रेडिटर क्या है? करेंट लायबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन में बीआर जो कि एक करंट एसेट है और क्रेडिटर जो कि एक करंट लायबिलिटी है, इन पे इंपैक्ट आ रहा है। और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मतलब मेरे पास एक पेपर था, उसमें लिखे थे सपोज 10,000 रुपए मुझे मिलने वाले। मेरा एक क्रेडिटर था जिससे मैंने सामान उधार पे खरीदा था, उसने कहा पैसे दो पैसे दो, वो याद है ना मुझे, पैसे दो पैसे दो। तो पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा ये पेपर है 10,000 का, ले ले। अगर हमने वो पेपर दे दिया, बाद में फिर वो 10,000 मांगने आएगा, हम देंगे क्या? नहीं देंगे ना, क्योंकि हमने आज क्या किया, पेपर देके उसको सेटल कर दिया। बस इसी को मैं डिस्चार्ज बोल रहा था पिछले एग्जाम्पल में, यही एग्जाम्पल ले रहा था। ये देखो यहां आ गया कि क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया बीआर, मतलब हमने क्रेडिटर को क्या कर दिया? डिक्रीज, उसका पेमेंट कर दिया ना। कैश में किसी से लेता फिर इसको देता, मैंने पेपर दे दिया, अब वो पेपर लेके वो अब आपस में सेटल कर लेंगे। जैसे चेक है, और इजी एग्जांपल देता हूं बीआर का। चेक एक बीआर है, बिल रिसीवेबल ही है वो, और कुछ नहीं है। तो मेरे पास चेक था 10,000 का, मैंने दे दिया उसको, तो बीआर एंडोर्स कर दिया। ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये मेरी करंट असेट भी रिड्यूस हो गई, मेरे पास से बीआर चला गया, मेरे क्रेडिटर भी चले गए। अमाउंट दिया नहीं है, ऑब्वियसली सेम अमाउंट का होगा, जितने का बीआर होगा उतने का क्रेडिटर डिक्रीज होगा, इसके अलावा और कोई अजम्पशन हमें लेना नहीं है। अगर दोनों माइनस हो रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से, तो अभी सीखा रेशो विल इंप्रूव। तीनों के तीनों एग्जाम्पल कितने सिमिलर थे, पर लैंग्वेज अलग थी, आंसर सेम था, कहानी भी सेम थी। एक बार कैश पे कर दिया लाइबिलिटी को, एक बार उसने लिख दिया कि हमने डिस्चार्ज कर दिया, बस इतना लिख के छोड़ दिया, मतलब सेम था। और इस बार उसने कहा मैंने बीआर दे दिया, तब भी मतलब सेम था, मैंने लाइबिलिटी सेटल की है करंट एसेट से, कैश में या बीआर दे के। सेम आंसर बट अलग अलग लैंग्वेज। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना कि इसमें आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, जो अलग अलग क्वेश्चंस में आपको सपोर्ट करेंगे। फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपसे नहीं बन रहा हो, आप वो क्वेश्चन भी भेज सकते हो मुझे। मैं व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं वीडियो बना के उसका आंसर दे दूंगा और भी लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और इन्होंने दिया है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ये कई बार तो क्या होता है, आप आधा अधूरा पढ़ते हो तो इस चीज को समझ नहीं पाते हो कि लिखा क्यों है। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ये क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है? जो कंपनीज होती हैं उसमें जो पैसा लगाते हैं वो प्रोप्राइटर की तरह नहीं होता एक बंदे ने लगा दिया, पार्टनरशिप की तरह भी नहीं होता कि 4 लोग इकट्ठे हुए और पैसा लगा दिया। ये दोनों पढ़ चुके हो, 11th में प्रोप्राइटर पढ़ा है, अभी 12th में आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, और अब आपने कंपनी भी पढ़ा है, और मैं आप जानते हो सारी चीजें, इसलिए मैं उसी टर्म्स में बात कर रहा हूं। कंपनी में पैसा शेयर होल्डर्स लगाते हैं, शेयर होल्डर्स मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा दिया। प्रोप्राइटर या पार्टनर डायरेक्टली कंपनी को मैनेज करते हैं, उनका खुद का कंट्रोल होता है,
लेकिन शेयर होल्डर का खुद का कंट्रोल नहीं होता। शेयर होल्डर एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर कंपनी को कंट्रोल करते हैं, और एक नहीं मल्टीपल डायरेक्टर। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें हम तो कम से कम 2, पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 3, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। इतने सारे डायरेक्टर हम अपॉइंट करते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं, फिर वो कंपनी चलाते हैं। ईयर एंड पे जिन्होंने पैसा दिया उन्हें रिपोर्ट चाहिए होती है कि कंपनी ने क्या कमाया। ठीक है, तो एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, ईयर एंड। पहली चीज तो समझो, ईयर एंड के बाद हमारे यहां ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर, हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे से, सब इसी पे चलेगा ना। इनकम टैक्स भी इसी के हिसाब से भरते हैं, कंपनियां भी, हम भी, सब कुछ इस पे चलता है इंडिया में। तो हमारा जो साइकिल है ईयर का वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो 31 मार्च, जैसे अभी सपोज 31 मार्च 2023 अभी गया, लास्ट ईयर 6 महीने हुआ ना उसमें। 31 मार्च के बाद, 31 मार्च को क्या करते हैं हम, हमारे अकाउंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर एक एजीएम होती है। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। ये 6 मंथ में करा लेते हैं जनरली हम एजीएम, जिसमें कौन आते हैं, शेयर होल्डर। ये वो लोग हैं, समझ रहे हो, जिन्होंने पैसे लगाए थे। यू कैन से ऑनर्स यही है। तो इन्हें सब बताना पड़ता है, ये अकाउंट्स, कि हमने क्या कमाया, कितना खर्चा हो गया, कितना प्रॉफिट बचा। फिर ये डिविडेंड मांगते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। जब इन्होंने पैसा लगाया, जो रिस्क ली, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बदले में रिटर्न तो चाहिए ना। तो जिसको तुमने प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में प्रॉफिट पढ़ा है, उसी को बस यहां पे हम डिविडेंड बोलते हैं, और कुछ नहीं है। डिविडेंड नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स है, और कुछ नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग शेयर होल्डर्स। तो ये आपस में वो प्रॉफिट बांट लेते हैं, उसी को ये डिविडेंड बोलते हैं। तो इस डिविडेंड का अंदाजा मैनेजमेंट को तो इसी दिन हो जाता है, 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट्स हो गए कंप्लीट, यहां पता चल गया प्रॉफिट आइडेंटिफाई हो गया यहां पे। तो मैनेजमेंट इसी दिन डिविडेंड प्रपोज कर देता है। भाई प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट पता चल गया एक्सपेंस इनकम कंपेयर करके, तो यहीं पे मैनेजमेंट प्रपोज कर देता है डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। इसी दिन बता देता है कि इतना डिविडेंड हम भैया बांट सकते हैं। हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आप बोलो तो आपको 1 लाख दे देते हैं, मालिक लोग हैं ये। आप बोलो तो आप 80,000 ले जाओ, आप बोलो तो 70,000 ले जाओ। तो क्या करता है, इतने 6 महीने में डायरेक्टर वगैरह मिलकर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और बोलते हैं आगे कंपनी को इतना इतना पैसा लगेगा, और तो आप डिविडेंड मत निकालो। या वो ये कहते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं है पैसे की, आप चाहो तो पूरा डिविडेंड ले लो। डायरेक्टर ऐसा बता देते हैं सब। तो मीटिंग में ये सारी बातें हो जाती है डायरेक्टर और इनके बीच में, एजीएम में। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल होती है, हर कंपनी की होती है। टाटा लिमिटेड हो, रिलायंस लिमिटेड हो, ये सब की सब कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनकी एजीएम होती है। एजीएम में ये जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं पूरे साल के, आपने मतलब मैनेजमेंट ने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट से वो ये बता देते हैं कि इसमें से लगभग इतना डिविडेंड हम बांट सकते हैं। टैक्स वैक्स सब काट कूटने के बाद, सबका पैसा देने के बाद, उधारी वालों का पैसा दे देंगे, उसके बाद आपके लिए इतना बचा है। तो इसी प्रपोज डिविडेंड को, जो कि 31 मार्च को ही प्रपोज हो गया था, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट्स कंप्लीट हो गए थे, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया था, अकाउंट क्लोज हो गए थे। अगले साल से तो
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शुरू हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया था। इस साल की बात करूं तो ये सारी घटना कब हुई? 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023। 31 मार्च को सारी बुक्स क्लोज, सबके बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकाले। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन खोल दिए। तो 31 मार्च को हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया। पिछले साल से तुम भी निकालते आ रहे हो। 11th में निकाला प्रोप्राइटरशिप का, फिर पार्टनरशिप का, अभी कंपनीज का। तो इसी दिन प्रपोज हो जाता है और इस दिन जब मीटिंग होती है उस दिन डिक्लेयर होता है। तो जो मेन बात थी ये थी। ये सारी कहानी इतनी सारी मैंने सिर्फ इसलिए समझाई कि तुम्हें ये लाइन समझना है। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, जिस दिन ये डिक्लेयर होता है उससे 30 डेज में, याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 30 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो जाता 30 डेज के अंदर ही कर देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका था, जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था उसे पे कर दिया। अब देखो, प्रपोज डिविडेंड कभी भी लाइबिलिटी नहीं होती। इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, इट्स अ एंटीसिपेटेड लाइबिलिटी। मतलब ये एक प्रोविजन है, प्रोविजन है ये, ठीक है, एंटीसिपेटेड है। इसके अमाउंट में चेंज हो सकता है, लेकिन डिक्लेयर्ड डिविडेंड एंटीसिपेटेड नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट तो सजेस्ट कर सकता है, मालिक लोग तय कर लेते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट ने तो सजेस्ट कर दिया कि सर इतना डिविडेंड मैं दे सकता हूं, ठीक है, 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप चाहो तो पूरे ले जाओ, 80 ले जाओ, 90 ले जाओ, आपकी मर्जी, मैं इतना दे सकता हूं। तो वो प्रपोज कर देता है डिक्लेयर। लेकिन डिक्लेयर होने वाले दिन हमारी लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है, वो फाइनल हो जाती है। अब ये पे करना ही पड़ेगा और 30 दिन में करना पड़ेगा। तो मीटिंग में जो अमाउंट तय होता है वहां लायबिलिटी बनती है। इस लाइन को लिखने का केवल यह मतलब था ताकि तुम्हें यह समझाया जा सके कि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए ताकि तुम इसे समझ पाओ कि यह करंट लायबिलिटी का पार्ट है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? करंट लायबिलिटी का पार्ट है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी नहीं होता, डिक्लेयर्ड डिविडेंड करंट लायबिलिटी होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो डिक्लेयर्ड डिविडेंड मतलब करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। ये फाइनल का क्या मतलब? फाइनल मतलब वही 31 मार्च, मतलब पूरे साल का। कई कंपनियां क्या करती है, क्वार्टरली भी अपने रिटर्न्स बनाती हैं, अकाउंट्स कंप्लीट करती हैं और शेयर होल्डर्स को बताती हैं। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है जब एनुअल बात हो रही हो, पूरे साल की बात हो रही हो। तो उन्होंने कहा एनुअल डिविडेंड, और ये डिक्लेयर सब कहानी एनुअल पे ही होती है, क्वार्टरली नहीं होती है। एजीएम एक ही बार होती है, इसलिए उसका नाम भी एनुअल जनरल मीटिंग है, और डिविडेंड डिक्लेयर सिर्फ एजीएम में होता है। ये इधर उधर की बहुत सारी बातें थी जिसमें से कुछ भी रिमेम्बरेंस की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ सुनने और समझने की जरूरत थी कि सिर्फ डिक्लेयर्ड डिविडेंड ही लायबिलिटी होता है, इसलिए उनको ऐसा लिखा है उन्होंने, ठीक। और डिक्लेयर्ड का क्या मतलब होता है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो कि एक करंट लायबिलिटी है, वो पे हो गई है इसलिए डिक्रीज हो जाएगी, और पे की है मतलब कैश गया है, अल्टीमेटली कैश गया है और करंट लायबिलिटी पे हुई है। पिछले तीनों एग्जांपल में भी यही हुआ था, यहां भी यही हुआ है, सेम अमाउंट का हुआ है, अमाउंट हमें बताया नहीं है, अमाउंट कुछ भी रहने दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज हुए हैं सेम अमाउंट से, रेशो विल इंप्रूव। और लिखते कैसे हैं मैं ये बात समझा चुका हूं, इसी बात को लैंग्वेज में लिखना है। ड्यू टू पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, current asset that is cash get reduced, as well as current liability that is dividend, your declared dividend will get reduced. Numerator and denominator both gets reduced with the same amount, therefore ratio will improve. ये आंसर है। और अपनी भाषा में लिखना है, रटना नहीं है। जो हम कर रहे हैं बस उसी को लिख दो और कुछ नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है, हाँ, ऐसा वो सर मैं 2:1 करके into 100 करके -50 करके दिखाऊं क्या?
नो, नॉट नेसेसरी, बट ये लिखना जरूरी है, समझ में आना चाहिए, ये हर बात लिखनी जरूरी है कि करंट एसेट है न्यूमरेटर में, उसमें कैश वो आइटम है जो पे होने की वजह से करंट एसेट रिड्यूस हो गई, नीचे डिक्लेयर्ड डिविडेंड है जो करंट लायबिलिटी का आइटम है, वो पे होने की वजह से करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस हो गए, इसलिए रेशो इंक्रीज करेगा। इस बात को लिख दो, दैट्स इट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चारों सिमिलर टोन पे थे, है ना। अगली बात करें, एक और ले लेते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, SIT लिखा है मैंने शॉर्टकट, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, क्रेडिट मतलब उधार, उधार पे खरीदा है मतलब करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर बढ़ गए होंगे, मतलब एक इन्वेंट्री की बात हो रही है और एक क्रेडिटर की बात हो रही है। इन्वेंट्री जो कि करंट असेट है, क्रेडिटर मतलब जो कि करंट लायबिलिटी है, इन्हीं दोनों का रेशो है। तो करंट एसेट पे क्या इंपैक्ट आया है, आपने खरीदी है इन्वेंट्री, बढ़ गई है, क्रेडिटर भी बढ़ गए हैं, मैं एग्जांपल बता चुका हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज, तो रेशो विल डिक्लाइन। अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो रेशो विल डिक्लाइन। आंसर सो सिंपल। और मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा समझाने की अब जरूरत है, मैं इसका एग्जांपल ऑलरेडी ले चुका हूं। आप 2:1 लेके 200 और 100 लेके उसमें 50-50 ऐड कर लो, आपको समझ में आ जाएगी बात। 400 और 200 लेके भी कर सकते हो, ठीक है। 2:1 मेंटेन करना सिंपल सी बात, इतनी सी है। F, ये भी मजेदार एंट्री है अगर आ गई तो। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, गेट डिसऑनर्ड। पहले तो इसका मतलब, अभी बात की थी हमने, हमारा क्रेडिटर आ गया, पैसे दो पैसे दो, तो हमारे पास कैश नहीं था, मैंने कहा देख कैश नहीं है, चेक है, चलेगा? बोले हाँ चलेगा। मेरे से चेक ले गया, वो चेक मेरे पास भी कहीं से आया था, मैंने दे दिया उसको, मेरा राइट था, बट अब मैंने उसको दे दिया। वो गया बैंक और वो हो गया बाउंस, उसको पैसे नहीं मिले। हमने तो चेक देते से बोला उसको, ये ले तेरे 10,000, अपनी सीताराम हो गई, अब अपना कोई लेन देन नहीं। वो भी खुशी खुशी गया, बैंक गया, डिसऑनर हो गया। अब इसको पढ़ो, BR, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में बोला चेक, एंडोर्स्ड मैंने ट्रांसफर कर दिया था टू अ क्रेडिटर, मैंने उसको सेटल भी कर लिया होगा, अब वो हो गया डिसऑनर। मैं तो चेक देते ही सेटल करता हूं ना, अभी मैंने पीछे करके दिखाया था, मेरे इधर से BR कम कर लेता हूं असेट में से, और उधर से क्रेडिटर कम कर दिया था। अब क्या हुआ है, वो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर हो गया है तो वो क्रेडिटर फिर से आएगा मेरे पास, पैसे दो पैसे दो, मतलब वो क्रेडिटर मुझे अब बढ़ा लेना चाहिए, मुझे पता चल गया है वो डिसऑनर हो गया। तो क्रेडिटर की बात हो रही है, क्रेडिटर जो कि एक करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मेरा बिल डिसऑनर हो गया है, वो बिल मेरे पास वापस आएगा, और मैं भी तो किसी के माथे आऊंगा जिससे मैं लाया था। मेरे पास BR था, कैश नहीं था, वो BR था, वो किसी के पास से ही मेरे पास आया था, मैं उससे लेने जाऊंगा, मेरा डेटर उससे लिया होगा मैंने, तो मेरे पास असेट भी वापस आई है। जब बिल डिसऑनर होता है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती है और मेरी असेट मेरे पास वापस आती है। अब ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने डेटर से पैसे लूं। क्रेडिटर तो बोलेगा ये पकड़ो तुम्हारा चेक, तुम जानो तुम्हारे काम जाने, मुझे इससे पैसे नहीं मिले, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। ठीक है, तो अपन चेक रख के अपन भी तो जाएंगे डेटर के पास किसी दिन, तो हमारी असेट वापस आएगी। तो BR जो कि एक करंट असेट है वो इंक्रीज हो गई। देखो फिर से वही वाली बात है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज,
अमाउंट की हमें जरूरत ही नहीं है, सेम अमाउंट की बात है। अमाउंट अलग अलग होते तो कुछ अलग अलग हो सकती है दुनिया में बात, लेकिन जब अमाउंट सेम ही है तो रेशो का क्या होगा? रेशो विल डिक्लाइन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और इसी बात को हमें लिखना है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। एफ के बाद आता है जी। मैं ये एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूं समझ रहे हो ना? इनको पढ़ते से घबराहट हो जाती है कुछ लोगों को, मैं नहीं कह रहा सबको होती है, बट मेरा पढ़ाने का रीजन ये है कि आपकी घबराहट दूर करो एग्जाम को लेके, कि एक पर्टिकुलर किसी चीज को लेके या हर टॉपिक में कुछ एक दो एबले क्वेश्चन होते हैं ना, मेरी कोशिश है मैं वहां तक पहुंचूं, मैं अपने नॉलेज से या अपने एक्सपीरियंस से उनको हिट कर रहा हूं। बट आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे वो बताओ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपको डरा रहे हैं या जिनको देख के आपको घबराहट लग रही है या जिस की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, जिसको लॉजिकली आप समझ नहीं पा रहे, इस वजह से उसको या तो याद कर रहे हो या उसको लेके आप ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन ना आए बस मेरी इससे जान छूट जाए, तो उस चीज को हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक जी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, बहुत ही इजी सी एंट्री होगी। मैंने अभी जब लास्ट लेक्चर लिया था तब मैंने ऐसा सब बताया था कि एक होती है मेजर हेडिंग जैसे करंट एसेट, फिर उसकी एक होती है सब हेडिंग जैसे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में कई सारे आइटम्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स। उसी में मैंने ये नाम भी लिया था स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड जनरली ट्रेडिंग करने वालों के लिए होता है। वैसे अगर बिजनेस करने के लिए मैं कैटेगराइज करूं तो देखो बिजनेस कौन कौन करते हैं, तो एक होता है ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करना मतलब जैसे पूरा कंप्लीट टीवी खरीदा, टीवी ही बेच दिया। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट खरीद के लाए और उन छोटे छोटे कंपोनेंट को असेंबल करके हमने टीवी बनाया फिर बेचा। तो जनरली ट्रेडिंग करने वालों को स्टॉक एंड ट्रेड बहुत होता है इनके पास, क्योंकि माल आता रहता है ना, दिल्ली से माल आ रहा है, तो दिल्ली से माल आ रहा है तो जब तक वो ट्रक में चल के हमारे पास आएगा तब तक वो स्टॉक एंड ट्रेड कहलाएगा। पर क्योंकि हम खरीद चुके हैं तो वो इन्वेंट्री किसकी हो गई? हमारी। ठीक है, तो हमारी इन्वेंट्री है, हमने खरीदी है और कैश में खरीदी है, तो एक आइटम हो गया इन्वेंट्री, एक आइटम हो गया कैश। ये सिर्फ समझने की देर है, समझने के बाद देखो कितना इजी होता है। इन्वेंट्री बढ़ गई क्योंकि खरीदी है, कैश कम हो गया क्योंकि पैसे दिए, और अगर कैश कम हो गया इन्वेंट्री बढ़ गई तो मुझे बताओ क्या इंपैक्ट आएगा हमारे रेशो पे। हमारा रेशो कौन सा है? करंट रेशो। अगर तुम भूल गए हो तो हम करंट रेशो लेके चल रहे हैं 2:1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट रेशो लेके चल रहे हैं 2:1, ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे बताओ सेम अमाउंट की बात हो, अगर 2000 रुपए, तुम जानते हो इन्वेंट्री भी करंट एसेट है और कैश भी करंट एसेट है। 2000 से करंट एसेट बढ़ेगी, 2000 से करंट एसेट कम होगी, तो नेट इंपैक्ट क्या आया? 0। अगर एग्जांपल में बोलूं 2:1 है तो मान लेते हैं 20,000 और 10,000 ये रेशो है अपना CA और CL का। इसमें से 2000 माइनस कर लो, किस नाम पे? कैश के नाम पे, और फिर 2000 जो है वो ऐड कर दो इन्वेंट्री के नाम पे। देखो क्या अंतर पड़ा? कुछ नहीं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, रेशो अभी भी 2:1 है। तो इसका आंसर है रेशो विल नॉट चेंज, रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। और देख ले। अच्छा एग्जांपल है, सेल ABCD EF G तक हो गया ना अपने, हाँ H। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू मतलब समझते हो,
हमारे रिकॉर्ड्स में जो लिखी है वो असेट लिखी है 50,000 की, पर क्या बाजार में 50,000 की बिकेगी ऐसी कोई गारंटी है क्या? बाजार में तो कुछ भी हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो वो बिक गई है मात्र 45,000 की। ओके, वो मात्र 45,000 में बिक गई है। ओके, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू जिसकी 50,000 थी उसे हमने सिर्फ 45,000 में बेच दिया है। तो इसका क्या होगा मैं बताता हूं। पहली बात तो यहां पे सेल हुई है और इंफॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिट सेल तो है नहीं, हम तो ये मानेंगे कैश सेल है। एक फिक्स्ड एसेट है और एक कैश है। फिक्स्ड एसेट सेल हुई है तो डिक्रीज हुई है, और पैसे आए हैं तो कैश क्या हुआ, इंक्रीज। फिक्स्ड एसेट क्या करंट एसेट होती है, मुझे बताओ, होती है या नहीं? बिल्कुल नहीं होती सर। फिक्स्ड एसेट कहां से करंट एसेट होगी? ये तो एनसीए है, नॉन करंट एसेट, प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। ओके, कैश करंट एसेट है? बिल्कुल है सर, कैश तो करंट एसेट है। अगर कोई कहेगा तो बोलेगा फिक्स्ड एसेट बेचिए तो 50,000 बुक से हट जाएंगे और कैश आएगा 45,000। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे किस रेशो पे इंपैक्ट देखना है उस पर फोकस करो। मुझे तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से मतलब है। फिक्स्ड एसेट को बेचने से करंट लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आया? कुछ भी नहीं। तो डिनोमिनेटर तो अनचेंज्ड रह गया। दूसरी बात, फिक्स्ड एसेट बेचने से 50,000 की करंट एसेट पे क्या असर आया? कुछ नहीं। फिक्स्ड एसेट गई, उसका क्या, उसका करंट, अगर मैं उधार पे बेच देता तो कुछ चेंज ही नहीं आता। वो तो मैंने कैश में बेची, कैश की वजह से मेरे करंट एसेट पे असर आएगा। फिक्स्ड एसेट जाने की वजह से मेरी करंट एसेट इफेक्ट नहीं हुई है, कैश आने की वजह से करंट एसेट इफेक्ट हुई है। ये बात अच्छे से समझ लें, कैश आने की वजह से करंट एसेट इफेक्ट हुई है, और वो भी 45,000 से। इस 50,000 से और इसके गैप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के रेशो में वैसे है कि 5,000 का लॉस हो गया, पर मुझे क्या करना, मुझे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करंट रेशो के ऊपर क्या चेंज आया, क्या इंपैक्ट आया? ये अनचेंज्ड, ये इंक्रीज। ये तो बहुत ही इजी हो जाते हैं जब डिनोमिनेटर अनचेंज रह गया, न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया, तो रेशो विल इंप्रूव। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो आई होप इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे, और अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोई क्वेरी है, कोई इशू है, ठीक है, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ मैसेज करो, कमेंट्स में लिखो, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को लेने की। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और मैंने आपको ये बात कही है कि जो भी वीडियोस देखना है प्लेलिस्ट से जाइए। स्पेशली 12th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसके अलावा के कोई वीडियोस मत देखिए, 12th अकाउंट्स के प्लेलिस्ट के वीडियोस देखिए। थैंक यू वेरी मच।